नमस्कार। 15 मई 2025 के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से कुछ अहम हालिया विषयों पर नजर डालेंगे। ये भाग 1 है। हाँ, और जैसा हम करते हैं अलग-अलग स्रोतों से जानकारी लेकर उसके मुख्य बिंदु समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और हो सकता है कुछ विषयों पर हमने पहले भी बात की हो, तो वो एक तरह से रिवीजन जैसा हो जाएगा। सही है। तो चलिए पहली खबर लेते हैं समराइद योजना से जुड़ी। इसमें कुछ धोखाधड़ी की बात सामने आई है, तो पहले ये समझते हैं कि ये योजना है क्या असल में। जरूर। देखिए, सैमरिथ का पूरा नाम है स्टार्टअप एक्सेलरेटर ऑफ मीटी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। जैसा नाम से ही पता चलता है, इसका मकसद है आईटी आधारित जो स्टार्टअप्स हैं, ठीक है। उनको तेजी से आगे बढ़ने में जो एक्सेलरेटर्स मदद करते हैं, उनको सरकारी सहायता देना। अच्छा, मतलब ये सीधे स्टार्टअप को नहीं बल्कि एक्सेलरेटर को सपोर्ट करती है। हाँ बिल्कुल। और फिर वो एक्सेलरेटर स्टार्टअप्स को मदद करते हैं। और इसमें स्टार्टअप्स को करीब 40 लाख तक का शुरुआती निवेश मिल सकता है। साथ में एक्सेलरेटर से भी मैचिंग फंडिंग होती है। हाँ, और इसे मीटी स्टार्टअप हब मतलब MSH वो इसे लागू कर रहा है। ये जो धोखाधड़ी वाली खबर है, ये दिखाती है कि ऐसी योजनाओं में निगरानी कितनी जरूरी है ना, खासकर जब पब्लिक मनी इन्वॉल्व हो, गवर्नेंस का पहलू। बिल्कुल सही कहा। और ये एक्सेलरेटर सिर्फ फंडिंग ही नहीं देते, वो जैसे नेटवर्किंग में मदद करते हैं, मेंटरिंग देते हैं, बाजार तक पहुंच और कानूनी सलाह वगैरह भी। हाँ, वो सब भी। मतलब पूरा एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है ये। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ब्राजील चलते हैं। वहां मेरिम नदी है और उसका एक खास फीचर है पोरा रोका। हाँ, पूरा रोका। एक सर्फर ने इस पर सर्फिंग करके जलवायु परिवर्तन पर ध्यान खींचने की कोशिश की है। ये पोरा रोका क्या चीज है? पूरा रोका, हाँ हाँ, ये एक बहुत ही कह सकते हैं नाटकीय प्राकृतिक घटना है। मेरिम नदी उत्तरी ब्राजील में है, अटलांटिक में गिरती है। जब समुद्र का हाई टाइड आता है ना, तो वो नदी की धारा के खिलाफ मतलब अपस्ट्रीम अंदर की ओर बहुत तेजी से बढ़ता है। तो उससे लहरें बनती हैं? हाँ, काफी बड़ी लहरें बनती हैं, इतनी कि उन पर सर्फिंग भी की जा सकती है। पोरा रोका का मतलब भी कुछ महान दहाड़ जैसा होता है टूपी भाषा में। दिलचस्प। और ये दुनिया के कुछ ही बचे हुए शक्तिशाली टाइडल बोर में से एक है, तो इसका संरक्षण भी जरूरी होगा। हाँ, पर्यावरण के लिहाज से तो है ही, खासकर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को देखते हुए। ठीक है, अब अंतरिक्ष की तरफ चलते हैं। रूसी खगोलविदों ने स्पेक्टर RG स्पेस ऑब्जर्वेटरी का इस्तेमाल करके 11 नए एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई मतलब AGN खोजे हैं। AGN क्या होते हैं? एजीएन, हाँ, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस। ये असल में आकाशगंगाओं मतलब गैलेक्सीज के बिल्कुल केंद्र में, सेंटर में मौजूद बहुत ज्यादा चमकीले हिस्से होते हैं। बहुत ज्यादा चमकीले? हाँ। क्यों? इसके दो मुख्य कारण हो सकते हैं। या तो सेंटर में जो सुपरमैसिव ब्लैक होल है, वो बहुत तेजी से आसपास के पदार्थ को निगल रहा है, या फिर वहां पर बहुत ही तेजी से नए तारे बन रहे हैं, मतलब इंटेंस स्टार फॉर्मेशन हो रहा है। ये यूनिवर्स में ऊर्जा के सबसे शक्तिशाली स्रोतों में से हैं। अच्छा, तो इनसे हमें गैलेक्सी के विकास को समझने में मदद मिलती है? बिल्कुल। और ये जो 11 नए मिले हैं, उन्हें सीफर्ड गैलेक्सी के तौर पर क्लासिफाई किया गया है। टाइप 1, टाइप 1.9, टाइप 2। ये टाइप क्या बताते हैं? ये वर्गीकरण उनकी उत्सर्जन रेखाओं मतलब उनसे जो रोशनी आ रही है, उसके स्पेक्ट्रम के पैटर्न पर आधारित है। इससे हमें अंदाजा लगता है कि हम एजीएन के केंद्र को किस एंगल से देख रहे हैं, या उसके चारों ओर कितनी धूल वगैरह है। समझ गए। अब आते हैं आयुर्वेद दिवस पर। इसमें एक बदलाव हुआ है। 2025 से ये हर साल 23 सितंबर को मनाया जाएगा, धनतेरस के बजाय। ये तारीख क्यों? हाँ, ये बदलाव हुआ है। 23 सितंबर को होता है शरद विषुव मतलब ऑटमनल इक्विनॉक्स, जब दिन और रात बराबर होते हैं। हाँ, लगभग बराबर। तो ये प्रकृति में एक तरह के संतुलन का प्रतीक है। और आयुर्वेद का मूल सिद्धांत भी तो यही है, शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन। सही बात है। आयुर्वेद मतलब जीवन का विज्ञान। ये सिर्फ एक चिकित्सा पद्धति नहीं बल्कि एक पूरा जीवन दर्शन है। भारत में इसे औपचारिक मान्यता भी है। बिल्कुल। अच्छा, संतुलन की बात अर्थव्यवस्था में भी करते हैं। भारत ने मालदीव को $50 मिलियन के ट्रेजरी बिल्स यानी टी बिल को 1 साल के लिए रिन्यू करके मदद की है। टी बिल्स जोते हैं। टी बिल्स, हाँ, ये ट्रेजरी बिल्स असल में सरकार के लिए छोटे अवधि के लिए मतलब शॉर्ट टर्म उधार लेने के साधन हैं। इन्हें आरबीआई जारी करता है। उधार लेने के साधन कैसे? मान लीजिए सरकार को कुछ हफ्तों या महीनों के लिए पैसे चाहिए, तो वो टी बिल्स जारी करती है। ये जीरो कूपन सिक्योरिटीज होती हैं।
जीरो कूपन मतलब? कोई ब्याज नहीं, हाँ। सीधा ब्याज नहीं मिलता। इन्हें डिस्काउंट पर जारी किया जाता है। जैसे मान लीजिए 100 रुपए की फेस वैल्यू का बिल 98 रुपीज में बेचा, 64 दिनों के लिए होते हैं। ठीक है। और आरबीआई से जुड़ी एक और बात, रेगुलेटेड एंटिटीज जैसे बैंक या एनबीएफसीज को अब अपने डिजिटल लेंडिंग एप्स मतलब डीएलएज की जानकारी साइम्स पोर्टल पर देनी होगी। ये साइम्स क्या है? साइंस है सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ये आरबीआई का एक नया डेटा मैनेजमेंट सिस्टम है। आजकल डिजिटल लेंडिंग बहुत बढ़ गई है, तो आरबीआई को बड़े पैमाने पर डेटा को संभालने, उसका विश्लेषण करने और निगरानी रखने के लिए एक बेहतर सिस्टम चाहिए था। साइम्स वही काम करेगा। तो इससे रेगुलेटरी रिपोर्टिंग बेहतर होगी और निगरानी भी। हाँ, उम्मीद तो यही है। इससे पूरी वित्तीय प्रणाली की सेहत पर नजर रखना आसान होगा। चलिए अब युवाओं की बात। मेरा युवा भारत यानी MY भारत प्लेटफॉर्म, ये अब आपदा प्रबंधन के लिए नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक चुन रहा है। हाँ, MY भारत ये युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था है। ये 15 से 29 साल के युवाओं के लिए बनाया गया एक टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म है। फिजिटल कहते हैं इसे शायद, फिजिकल और डिजिटल दोनों। हाँ, फिजिटल। इसका मकसद है युवाओं को विकास के कामों से जोड़ना, उन्हें नेतृत्व करने के मौके देना, युवा नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देना। अच्छी पहल है युवाओं को सक्रिय नागरिक बनाने की। अब अंत में एक पर्यावरण से जुड़ी चिंता, चंबल नदी में रेत खनन। हाँ, चंबल नदी ये यमुना की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। मध्य प्रदेश में विंध्य रेंज से निकलती है, फिर राजस्थान और उत्तर प्रदेश से बहती हुई यमुना में मिलती है। और ये भारत की सबसे साफ नदियों में गिनी जाती है ना? हाँ, मानी जाती है। यहाँ राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य भी हैं, जो घड़ियाल और गंगा डॉल्फिन जैसी दुर्लभ प्रजातियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अवैध रेत खनन से इन सबको खतरा है। बिल्कुल। रेत खनन से नदी का पूरा इकोसिस्टम बिगड़ता है। उसका बहाव, उसका तल और किनारे सब प्रभावित होते हैं, और जाहिर है इन जीवों का आवास भी उजड़ता है। इस बार गांधी सागर, राणा प्रताप सागर जैसे बांध भी हैं। ये दिखाता है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन कितना मुश्किल और जरूरी है। सही कहा। और देखिए, ये सारे विषय जुड़े हुए हैं। अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, तकनीक, सामाजिक योजनाएं, गवर्नेंस। यूपीएससी की तैयारी में यही इंटरकनेक्शन समझना जरूरी है। बिल्कुल। तो ये थे 15 मई 2025 के कुछ अहम करंट अफेयर्स भाग 1। उम्मीद है इस चर्चा से इन विषयों को समझने में कुछ मदद मिली होगी। हाँ, और ये सोचना भी जरूरी है कि ये अलग-अलग घटनाएं, चाहे वो ब्राजील की नदी हो या भारत में डिजिटल लेंडिंग, ये सब बड़ी तस्वीर में कैसे फिट होती हैं। हम जल्द ही और विषयों के साथ वापस आएंगे। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इसे लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।